उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन पार्टी के अंदर महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देने जा रहा है। दरअसल राजधानी लखनऊ में संगठन के चुनाव को लेकर हुई बड़ी बैठक में ये तय किया गया कि संगठन में महिलाओं और युवाओं को अब वरीयता दी जाएगी। यूपी बीजेपी के सांगठनिक चुनाव को लेकर प्रदेश के सभी क्षेत्रों की बैठक राजधानी लखनऊ में हुई। बैठक में तय किया गया कि मंडल अध्यक्षों का नाम अब प्रदेश स्तर से ही तय किया जाएगा। साथ ही संगठन में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने संबंधित फैसला भी लिया गया। सभी क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों को हर हाल में मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया को 15 दिसंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कहा कि मजबूत बूथ और मंडल इकाइयां ही 2027 के चुनाव में भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करेंगी। विधानसभा और जिले में मंडल अध्यक्ष के चयन में समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर और मजबूत करने की दिशा में भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन का चुनाव चल रहा है और बहुत जल्द यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाला है। पटना में पीठासीन अधिकारियों का 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में होने वाले इस आयोजन में उपराष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 50वें सम्मेलन का आयोजन 20 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत देश भर के सभी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार में यह आयोजन 40 वर्ष के बाद हो रहा है। पिछली बार 1982 में पटना ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस बार सम्मेलन के सफल आयोजन और संचालन की जिम्मेवारी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सौंपी गई है। कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सुचारू बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। 4200 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पटना में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पूरे देश भर के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति शामिल होंगे, जिसको लेकर बिहार विधानमंडल में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इंद्रनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में और बांग्लादेश के जिहादियों के विरोध में आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के वकील संघ ने डीएम को दिया ज्ञापन। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर देश भर के हिंदुओं में आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर के समस्त हिंदू सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो अब इसी कड़ी में वकील संघ भी मैदान में उतर गया है। छत्रपति संभाजी नगर में बड़ी संख्या में वकील संघ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीएम को ज्ञापन देकर बांग्लादेश पर कड़क कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला वकील भी शामिल थी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। इस दौरान वकील संघ के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी जिहादियों पर भी हो तुरंत कार्रवाई। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। जयपुर में इन दिनों राइजिंग राजस्थान समिट चल रही है। तमाम देश दुनिया के जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर जयपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच सीएम का काफिला जो था वो एक जगह जा रहा था और वहाँ पर अचानक टक्कर हो गई, हादसा हो गया और उसके बाद जयपुर में हड़कंप मच जाता है। दरअसल आज की ये वारदात है जब राइजिंग राजस्थान का आखिरी दिन चल रहा था और इस दौरान बकायदा 5 पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 3 बजे सीएम हाउस से काफिला निकला था। सीएम लघु उद्योग भारती द्वारा सोहन सिंह स्मृति विकास केंद्र में लोकार्पण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अक्षय पात्र चौराहे पर सीएम के काफिले में आगे चल रही गाड़ियों के सामने एक गाड़ी आ गई। उसे बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। 2 घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल और 3 घायलों का जीवन रेखा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि हादसे में घायल जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी जो हालात है अभी स्थिर बताई जा रही है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सीएम भी लगातार इस बात का अपडेट ले रहे हैं कि उनके हालात अभी क्या बने हुए हैं। अब देखना होगा कि इन जो तमाम इसमें किसकी लापरवाही रही है और इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है ताकि इस तरीके से के जो हादसे होते हैं उसको टाला जाए। कैमरा ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में आज 11,697.45 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 6,397 मैया समान योजना के लिए बजट रखी गई है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को
दिया गया, जिसके तहत सरकार मैया समान योजना के लिए 6,397.55 करोड़ रुपए दी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंत सरकार 4.0 का ये पहला विधानसभा सत्र हो रहा है। इसी वित्त वर्ष के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। एक बार फिर अनुपूरक बजट 11,697.45 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि पहले जो राशि आवंटित की गई थी, पहले विभाग उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, वो सरेंडर हो रही है। ऐसे में अनुपूरक बजट का औचित्य क्या? कैमरा पर्सन रामदीन के साथ मुकेश कुमार, रांची। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को भगाने का अभियान लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार लगातार घुसपैठियों को बाहर भगा रही है। साथ ही सरकार का दावा है कि जो घुसपैठ करेगा उसको बाहर किया जाएगा। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को अपने राज्य से बाहर करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ में भी कोंडागांव, बस्तर, कवर्धा समेत कई शहरों से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को लगभग 1 वर्ष कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस दौरान सरकार कई जिलों में जहां बाहर से आए हुए लोगों का वेरिफिकेशन करा रही है, वहीं उसके बाद चिन्हांकित करके घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में जहां भी घुसपैठ होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल घुसपैठियों को भगाने के अभियान को लेकर के डॉक्टर सुरेश चौहाड़के ने लगातार अपील की थी, जिसके बाद अब असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में भी घुसपैठियों को भगाने का अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अवसर पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के ने शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी। उस दौरान अपील किया गया था कि घुसपैठियों को देश से बाहर करना ही सफल माना जाएगा। ऐसे में देश के कई राज्यों में अब इस बात को बखूबी समर्थन मिल रहा है। आज नई दिल्ली में दूसरा कल्याण बरुआ अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जो नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम और माय होम इंडिया के द्वारा असम की प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय कल्याण बरुआ की स्मृति में जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया। ये अवार्ड्स उन जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो अपने रिपोर्टिंग और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रमोट करते हैं। इस साल अवार्ड 3 कैटेगरीज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में दिया गया। साथ ही एक सीनियर जर्नलिस्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। प्रिंट मीडिया विनर मुबीना अख्तर, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मृदुस्मंता बरुआ, प्रतिदिन टाइम्स, डिजिटल मीडिया विनर डॉक्टर शुक्रिमायुम चिक्राबानु देवी, इम्फाल रिव्यूज ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीनियर जर्नलिस्ट किशोर सेरम। स्पेशल मेंशन फरहान अहमद, द असम ट्रिब्यून को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स माइग्रेशन पर उनकी एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग के लिए स्पेशल मेंशन मिला। अपरामिता दास को उनकी फोटो एसे के लिए स्पेशल अप्रिशिएशन दी गई। कल्याण बरुआ की स्मृति और नॉर्थ ईस्ट के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए पिछले साल उनके जन्मदिन के मौके पर पहला कल्याण बरुआ अवार्ड माय होम इंडिया और नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम साथ मिलकर ये एनुअल अवार्ड शुरू किया है। मैं तेजत अलनक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन जितू के साथ नई दिल्ली से। शिमला में शुरू हुआ रोमांच भरा खेल आइस स्केटिंग, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी उठा रहे लुत्फ। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग सेशन शुरू हो गया है। बुधवार को यहां सुबह 8 से 9 बजे तक स्केटिंग का पहला सेशन शुरू हुआ। आइस स्केटिंग रिंक क्लब सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि बीते रविवार को स्केटिंग का सफल ट्रायल किया था, लेकिन बीच में मौसम खराब होने के कारण स्केटिंग सेशन शुरू करने में 2 से 3 दिन लेट हो गए। शिमला का आइस स्केटिंग रिंक एशिया का पहला ऐसा बड़ा रिंक है जहां प्राकृतिक विधि से बर्फ को जमाया जाता है। शाम के वक्त रिंक में पानी डाला जाता है, सुबह को यह जम जाता है और इस पर स्केटिंग करवाई जाती है। मौसम ठंडा रहा तो अगले करीब 3 महीने तक यहाँ पर स्थानीय लोग और पर्यटक स्केटिंग का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए 300 रुपये फीस देनी होगी। स्केटिंग के लिए स्केट आइस स्केटिंग रिंग ही उपलब्ध करवाता है। शिमला का रोमांच भरा खेल आइस स्केटिंग शुरू हो गया है। आज से इस मैच की शुरुआत हो चुकी है। इसमें अब स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं। हर साल नवंबर-दिसंबर में यह खेल शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। 104 साल पुराने इस आइस स्केटिंग में काफ़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग आकर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते हैं। सुदर्शन न्यूज़ के लिए शिमला से विनोद पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक सरकारी अस्पताल और निर्दलीय विधायक के बीच के मामले में
एक बड़ा तीर पकड़ा है। विधायक कमलेश्वर ढोंडियार ने अचानक सरकारी अस्पताल का मुआयना किया था। इसे लेकर सरकारी डॉक्टर ने विधायक जी को गंदी गंदी गालियां दी। रतलाम जिले की जनता की शिकायत के बाद विधायक कमलेश ढोंडियार ने औचक सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और ये पाया कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। ये बात सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को नागवार गुजरी और डॉक्टर ने विधायक के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा कर्मियों और विधायक समर्थकों के बीच एक झड़प हुई और अब ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में लगातार तूल पकड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी नेताओं में और प्रशासन के बीच में ठन गई। अब विधायक ढोंडियार ने सरकारी अस्पताल और जिला प्रशासन के खिलाफ आज एक बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। विधायक और उनके समर्थकों को आज प्रशासन ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के परभणी से हिंसा की खबर सामने बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है संविधान का अपमान किया गया और इस दौरान जो है वहाँ पर हिंसा भड़क होती है। पुलिस द्वारा जो है आंसू के गोले जो है आंदोलनकारियों पर जाते हैं और आंदोलनकारियों ने वहाँ पर तोड़-फोड़ भी की, दुकानों की, इसके साथ साथ आगजनी की। और इसी बीच जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर का यह बयान आया है कि ऐसी घटना जो है वो यह पहली घटना नहीं है जो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जो है संविधान का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है और यह घटना जो है संविधान के अपमान को लेकर महाराष्ट्र के परभणी में भड़की हिंसा। इस हिंसा के चलते आंदोलनकारियों ने दुकानों में की तोड़फोड़, इसके साथ ही कई स्थानों पर की आगजनी। इससे फिलहाल जो है पुलिस द्वारा काबू पाया गया है और इसी के साथ ही आंदोलन और हिंसा को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर का भी यह बयान सामने आया है कि परभणी हिंसा में सबसे पहले जो है परभणी के वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जो है पुलिस को अपील की, गिरफ्तारी की और इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करवाया और एक व्यक्ति को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि 24 घंटे के भीतर जो है सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जाए, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रकाश अम्बेडकर ने इस घटना को, इस हिंसा को जो है शर्मनाक बताया। फिलहाल महाराष्ट्र के परभणी की जो हिंसा की स्थिति है उस पर जो है पुलिस द्वारा और इसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने इस हिंसा की स्थिति को शर्मनाक